फंडामेंटल फोर्सेस। कौन सा टॉपिक है? फंडामेंटल फोर्सेस। और फंडामेंटल फोर्सेस में हमने दो फोर्स ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। कौन से फोर्स थे, किसी को याद है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वेरी गुड। हमने दो फोर्स पढ़े हुए हैं, एक पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स में क्या था, किसी को याद है? F equal to G into M1 into M2 upon R square। वेरी गुड। वो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स था। ग्रेविटेशन सिर्फ कौन सा फोर्स था? अट्रैक्शन। लेकिन वो वीकेस्ट था, तुमने सबको याद होगा। इट इज अ वीकेस्ट फोर्स। दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों पॉसिबल है। वो रिपल्जन भी करता है और अट्रैक्शन भी करता है। याद है ये? Yes sir। यस सर। इलेक्ट्रिक फोर्स किन पार्टिकल्स के बीच में लगता है? तो हम बोलेंगे चार्ज पार्टिकल्स। और चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हो तो उनके बीच में रिपल्जन। और नेगेटिव हो तो रिपल्जन। तो भी रिपल्जन। सेम चार्जेस यानी लाइक चार्जेस रिपल्जन होता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। ठीक है। अच्छा, तुमने पहले कभी ऐसा सुना है एक चीज जिसको हम बोलते हैं एटम? किसी को पता है व्हाट इज एटम? यस सर। एटम जो है ना, वो किसी भी Building मटेरियल blocks का, वेरी गुड, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एटम, तो एक्चुअल में पहले ऐसा पता था कि एटम very small particle which contain electrons and neutrons in it। वेरी गुड। एटम पहले ऐसा था, इनडिविजिबल था, मतलब हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, पता है सबको? यस एक सर। होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो दूसरा पोर्शन होता है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। कौन सा पोर्शन होता है? इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। किसी को पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड। न्यूक्लियस के अंदर भी दो पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, मुझे बता सकते हो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, न्यूट्रॉन पे? नो चार्ज। नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो जीरो होता है। और जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अब न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है नहीं, तो उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो प्रोटॉन है उनके पास चार्ज है। अब अगर मैं बात करूं कोई भी सिंगल एलिमेंट, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को तो सब लोग जानते हो तुम। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं अपना माइक सब बंद रखना, जब जरूरत पड़े तब बात करना। ठीक है, अभी बंद रखो, पूरा ध्यान। मैंने बोला ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो रह जाते हैं बाहर, क्योंकि तुम्हें पता है एटम का डिजाइन जो होता है वो इस टाइप से होता है। भाई, एटम के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो राउंड दिख रहा है, राउंड घूमता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बीच में
बीच में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तुम्हें सबको इस बात का आइडिया तो होगा ही कि जो बड़ा वाला राउंड बना है ये इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके आसपास घूमते हैं, दिख रहा है। और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो है तुम्हारा न्यूक्लियस। गॉट इट? यहां तक किसी को डाउट? नो सर। अब No, sir. न्यूक्लियस के अंदर, एक तो न्यूक्लियस इतना छोटा, उसके अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अब मैंने बोला प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन, अब मैंने बोला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन होते हैं 8, न्यूट्रॉन होते हैं 8, मतलब 8 प्रोटॉन भी इसके अंदर होते हैं, 8 न्यूट्रॉन भी इसके अंदर होते हैं। तो 8 अगर न्यूट्रॉन अंदर रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब 8 प्रोटॉन अंदर रहेंगे इतनी छोटी सी जगह में, तो हमने सेकंड जो फोर्स था इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, पढ़ा था ये बात? यस सर। अब 2 प्रोटॉन अगर आपस में रिपेल करेंगे और हमें 8 प्रोटॉन को एक साथ रखना है, तो सिंपल बात है 8 प्रोटॉन एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर रिपेल करेंगे तो ये न्यूक्लियस रहेगा ही नहीं, ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? ऐसे फैल के फट जाएगा, बस सारे प्रोटॉन कहाँ चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। तो उस वक्त तो ये प्रॉब्लम बात हो गई। क्यों प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि सारे प्रोटॉन अगर रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस हो जाएगा अनस्टेबल। लेकिन कभी किसी का न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ है आज तक? नो सर। इसका भी अनस्टेबल नहीं। No, इसका sir. मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर होगा जो रिपल्जन को ओवरकम करके, रिपल्जन को क्या करके? ओवरकम का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा ताकत लगा के, मतलब प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं ना, तो एक ऐसा फोर्स होगा जो फोर्स उन प्रोटॉन के रिपल्जन होने नहीं देंगे, उनको पकड़ के रखे होंगे। क्योंकि तुम्हें पता है प्रोटॉन में जो रिपल्जन होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। हमने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कैलकुलेशन किया था, जिस कैलकुलेशन मैंने तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है, याद है? 10⁻16. ना बेटा, 10⁻36 था। 36. हाँ, 10⁻36 था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो प्रोटॉन रिपेल करके दूर भाग जाएंगे। लेकिन कभी भी न्यूक्लियस में से प्रोटॉन दूर नहीं भागते। इसका मतलब प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर कोई तीसरा फोर्स होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वो प्रोटॉन को पकड़ पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से वीक हुआ तो प्रोटॉन को पकड़ नहीं सकता। मतलब न्यूक्लियस के अंदर किसी तीसरे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है जो ना ग्रेविटेशन है ना इलेक्ट्रिक है, उनसे बढ़कर कोई है जिसकी ताकत इलेक्ट्रिक फोर्स से भी क्या है? ज्यादा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग वर्ड से ही पता चलता है इसकी ताकत बाकी वाले फोर्सेस से क्या होगी? ज्यादा। बात समझ में आई? लेकिन अगर ध्यान से देखो Yes. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो मतलब डेफिनेशन है, उसका मीनिंग ये है कि हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में जब सोचते हैं तब माइंड में ऐसा आता है कि न्यूक्लियस में कोई फोर्स होना चाहिए, इसलिए उस फोर्स का नाम दिया हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे? in nucleus the proton repel each other due to Coulomb
ड्यू टू कूलम्ब रिपल्जन फोर्स। कौन सा फोर्स? कूलम्ब रिपल्जन फोर्स। पता चला इतना भाई? प्रोटॉन प्रोटॉन तो क्या करेंगे, आपस में रिपल्जन करेंगे ही, ठीक है। लेकिन but there is some kind of strong force which bound proton and neutron together। वहां पे कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो क्या करता होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को साथ में बाउंड करके रखा होगा, which is must strong इलेक्ट्रिक फोर्स। वो जो फोर्स है वो कंपल्सरी किससे ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। The reason behind stability of nucleus, the reason behind stability of nucleus is known as strong nuclear force। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। गॉट इट? एक और बात, strong nuclear force is 100 times stronger than electrical force। मतलब ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? 100 टाइम। किससे? इलेक्ट्रिकल फोर्स से। तो मुझे बता सकते हो ये ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रॉन्ग हुआ? बोलो, ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रॉन्ग होगा? 38 10 रेशियो 38। वेरी गुड, इट्स 10⁻38 टाइम्स। क्यों 10⁻38 टाइम्स? क्योंकि वो ऑलरेडी 10⁻36 तो था इलेक्ट्रिकल, और ये इलेक्ट्रिकल से भी 100 टाइम्स बड़ा है। तो सिंपल बात है ये उससे कितना बड़ा होगा? 10⁻38। पता चला बात? यस सर। इसके अलावा this force is acting between neutron proton। एक तो कौन सा? न्यूट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन इक्वली। मतलब ये फोर्स जितना प्रोटॉन में लगता है उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगता है, उतना ही न्यूट्रॉन में लगता है। मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। ये फोर्स कौन सा है? चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। तो ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज चाहे कितना भी कम ज्यादा हो, फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है अब तक? नो सर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, फ्रॉम recent research shows that the building blocks of proton and neutron are quarks। एक नई चीज है ये तुम्हारे लिए। अभी तक हमें पता था कि जो लास्ट लिमिट थी एटम के अंदर लास्ट लिमिट कौन सी थी?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे लास्ट लिमिट एटम के अंदर, लेकिन अभी पता चला है कि नहीं, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो अंदर होता है उसको नाम दिया गया है क्वार्क्स। देख रही ये बात, क्वार्क्स। क्लियर? अभी जो क्वार्क्स है, मतलब पहले तो ऐसा समझा गया था कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, लेकिन अभी पता चला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स हैं, कोई ऐसा मटेरियल है उनके अंदर भी क्वार्क्स हैं। तो अभी पता चला है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो रीजन है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, वो कौन रीजन है? क्वार्क्स। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? The reason of strong nuclear force is quark। बात समझ में आई सबको? मतलब हमारे लिए सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल है वो कौन सा पार्टिकल है? क्वार्क्स है। सबसे पहले तुम्हें पता है कोई भी मटेरियल होता है ना, उसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। पता है सबको, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं एटम्स। एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और अभी तुमने क्या जाना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो अंदर है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। और अभी क्या पता चला है रिसेंटली कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसका रीजन जो है वो कौन रीजन है? क्वार्क्स रीजन है। समझ में आई सबको बात बेटा? किसी को इसमें डाउट? एक पॉइंट मेरे माइंड में आ गया अचानक कि इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये डाल देना, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मतलब समझते हो? बहुत ही कम डिस्टेंस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए उसकी रेंज बहुत छोटी होती है, और रेंज अप्रोक्सीमेटली होती है 10⁻⁻⁻⁻ T 14-15 के अराउंड। यहाँ पर दे देता हूँ, उसकी जो रेंज है वो होती है 10⁻⁻14 या 15, हम लोग 15 डाल देते हैं। ज्यादा रेंज पे लगता नहीं है। इससे पहले वाले जो दो फोर्स पड़े थे वो कितनी रेंज के थे पता है? दे आर नोन एज लॉन्ग रेंज फोर्स।